प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर मैं शुरू हुआ था और आप इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि मैं प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड कॉलम इज प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड कॉलम इज हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जिसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है और प्रोटो हिस्ट्री जिसे आदि इतिहास कहा जाता है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री जिसे ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्री हिस्ट्री में मैं बता चुका हूं कि इंडिया में जो प्री हिस्ट्री है उसकी अवधि 5 लाख से 2500 बीसी है और इस प्री हिस्ट्री का जो पहला खंड है इसको स्टोन एज पाषाण काल कहा गया है। मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक स्टोन एज पाषाण काल को पढ़ा चुका हूं। मैंने पाषाण काल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज इन इंडिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, मैं पढ़ा चुका हूं। तो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही जो दूसरा खंड है, पहला खंड है स्टोन एज जिसको मैं अच्छा से पढ़ा चुका हूं और दूसरा जो खंड है उसका नाम है कॉपर एज, है ना। प्री हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है? ताम्र पाषाण काल, कॉपर एज को पढ़ना है और वो कॉपर एज 5000 से 2500 बीसी शुरुआत हुए। आज उसी को लेकर मैं विस्तार पूर्वक आपके बीच प्रस्तुत होने जा रहा हूं। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत कॉपर एज। प्री हिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ना है? कॉपर एज इन इंडिया। इसकी अवधि है फ्रेंड्स 5000 बीसी से लेकर 2500 बीसी, है ना। तो ध्यान दीजिए, यह जो कॉपर एज है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतिहास जो है हमेशा एक विकास की प्रक्रिया है। यह हमेशा पृथ्वी पर रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, हमेशा निरंतर ही विकास को बनाता है, हिस्ट्री को बनाता है, इतिहास को रचता है। तो आप देख रहे हैं कि स्टोन एज में, पैलियोलिथिक काल में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है, भारत में पूरी गर्मी आ गई, समूचे विश्व में गर्मी आ गई और अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो मेसोलिथिक काल से मध्य पाषाण काल की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे चली और वो चलते ही चली गई, वो डेवलपमेंट रुकी नहीं। तो मध्य पाषाण काल में जो डेवलपमेंट हुआ उससे कई गुना हर क्षेत्रों में नव पाषाण काल में डेवलपमेंट हुआ, न्यूलिथिक काल में डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट आगे भी बढ़कर कॉपर एज में उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो क्या डेवलपमेंट हुआ कि भारत में खेती की प्रक्रिया शुरू हुई न्यूलिथिक काल में मेहरगढ़ से, लेकिन खेती की प्रक्रिया मेहरगढ़ से शुरू हुई, लेकिन समूचे भारत में खेती की जो प्रथा है वो कॉपर एज में ही शुरू हुई। और भारत में उस समय कॉपर एज के द्वारा जो खेती शुरू हुई तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहला जो मेटल खोज हुआ वो तांबा खोज हुआ और तांबा की हाशिए के द्वारा खेत को काटना आसान हुआ और पूरा जो है जंगल को काटा गया और खेती लायक जमीन बनाई गई। दैट्स ऑल। तो आप यह देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मनुष्य जो है कॉपर एज में, न्यूलिथिक काल में डेवलप किए, पत्थर पर अपना विकास किया और जब चूंकि डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी इसलिए मनुष्य ने 5000 बीसी में कॉपर की खोज कर दिया और कॉपर में पत्थर को मिलाकर औजार बनाया जिसे ताम्र पाषाण काल और अंग्रेजी में कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आइए, यह जो ताम्र पाषाण है, चूंकि मनुष्य के द्वारा पहला मेटल क्या खोज हुआ? तांबा। पहले आदमी पत्थर पर विकास किए, फिर कॉपर पर मेटल पर विकास किए, फिर ब्रॉन्ज पर किए प्रोटो हिस्ट्री में, फिर जो है आप देख रहे हैं कि 1000 बीसी में आयरन पर विकास किया। तो मनुष्य जो है सबसे पहले पत्थर पर विकास कर रहा है, फिर कॉपर पर कर रहा है, फिर ब्रॉन्ज पर कर रहा है, फिर आयरन पर कर रहा है। तो जो इंडिया में पहला मेटल है वो कॉपर है और कॉपर में पत्थर को मिलाकर औजार बनाया गया प्री हिस्ट्री के अंतर्गत और उसकी अवधि है
5000 से 2500 बीसी और मनुष्य जो है डेवलप कर रहा है। समूचे भारत में खेती की शुरुआत हो गई कॉपर एज, इस कॉपर मेटल के कारण। अब बात होती है कि ताम्रपाषाण काल का जो स्थल है इंडिया में, वो पहला है आहार संस्कृति। तो ये आहार संस्कृति का विकास हो रहा है राजस्थान में। दूसरा हो रहा है मलवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में है। और तीसरा संस्कृति हो रहा है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति का फ्रेंड्स विकास हो रहा है महाराष्ट्र में। तो कॉपर एज में 3 संस्कृति आए, आहार संस्कृति, मलवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। इसी को लेकर मैं पूरी विस्तार के से बताने जा रहा हूं, कहां कहां कैसी क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो कॉपर एज में ताम्रपाषाण काल में जो आहार संस्कृति है, इसका विकास हो रहा है दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार नामक स्थान पर, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ते हैं। आहार एक गांव है और यही ताम्रपाषाण काल का सबसे पहला खोजा गया स्थल भी है आहार, और इसका प्राचीन नाम है ताम्रपनी, क्योंकि यहां तांबा का पहला प्रमाण मिला। इंडिया में तांबा का पहला प्रमाण कहां से मिला? आहार से मिला। और ये ताम्रपाषाण काल का सबसे पहला ज्ञात स्थल भी है। और इस आहार जो है ताम्रपनी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेजेंट में जो भी वर्तमान में आहार है, उसको हम खेतरी के नाम से जानते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा तांबा के खनन इसी खेतरी में अभी भी है। क्लियर? तो अब आइए कि यह जो आहार है, प्राचीन भारत में सबसे पहले तांबा का ज्ञात स्थल आहार है, जो उदयपुर में पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। यहां तांबा के सबसे पहले प्रमाण मिले, लेकिन तांबा के औजार नहीं मिले। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये तांबा के प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन तांबा के औजार आहार से नहीं मिल रहे। और यही आहार जो है ताम्रपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल भी है। और इस आहार से पहली बार गाय, बैल, भैंस और सुअर को पालतू बनाया गया। और इसी आहार में चावल, ज्वार और बाजरा की भी खेती की गई। इसके बाद राजस्थान में 2 हैं फ्रेंड्स, एक आहार है गांव, दूसरा गिलुंद है। तो आहार और गिलुंद के बीच एक नदी बहती थी, बनास नदी, जो आहार और गिलुंद को जोड़ती थी। और यही कारण है कि आहार संस्कृति को हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब आहार के बगल में जो गांव है वो गिलुंद है। वहां पर समूचे ताम्रपाषाण काल में कच्ची ईंट के मकान बनाए जाते थे। लेकिन गिलुंद एक ऐसा जगह है जहां पक्की ईंट के मकान बनाए गए हैं। सिर्फ ताम्रपाषाण काल में गिलुंद एक ऐसा जगह है जहां पक्की ईंट के मकान बनाए गए हैं। तो मैं बता दिया आहार संस्कृति के बारे में। अब आइए जो मलवा संस्कृति है, जिसका विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये काफी डेवलपमेंट हुआ मलवा में। तो मलबा में क्या डेवलपमेंट हुआ कि मलबा में जो मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में बने थे, मृतभांड में काफी विकसित हुआ। और मिट्टी के जो मृतभांड बने, बर्तन बने, उसमें चित्रकारी जो है मलबा संस्कृति में ही किया गया। तो मलबा संस्कृति में चित्रित धूसर मृतभांड, भारत की धरती पर मिट्टी के बर्तन में चित्रकारी की प्रथा, जिसे चित्रित धूसर मृतभांड भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल में मलबा संस्कृति में देखने को मिला। अब बात होती है कि यह जो मलवा है, तो इस मलवा में मलवा संस्कृति के कौन कौन सा स्थल है फ्रेंड्स? तो मलवा संस्कृति में कायथ जगह है, एरन है और नवदा टोली है। तो यह जो कायथ है, यह उज्जैन में पड़ता है, जो काली सिंध नदी किनारे बहते हैं। और इसी कायथ से जो है मनके का हार यानी मोती के हार के प्रमाण मिले हैं। तांबे के 29 चूड़ियां प्राप्त हुई है कायथ से। इसके अलावा जो है मलवा संस्कृति में वृषभ यानी सांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी ताम्रपाषाण काल में सांड की पूजा होना शुरू हो गई, जो हड़प्पा काल में भी ऐसी प्रथा शुरू लगी रही। तो मलवा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर कायथ से 29 तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई है। और यहां पर मोती के मनके के हार प्राप्त हुए हैं। और मलवा संस्कृति के तहत वृषभ की पूजा होने लगी। मलवा संस्कृति के अंतर्गत इंडिया में पहली बार
मिट्टी के बर्तन में चित्रकारी की गई, जिसे मलवा संस्कृति मृतभांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चित्रित धूसर मृतभांड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात होती है कि मलवा के अलावा जो पूरे ताम्रपाषाण काल में वो सबसे बड़ी गांव नवदा टोली है, उसकी आबादी पूरी गांव, पूरी ग्रामीण बस्ती बसी हुई है। तो ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ा गांव कौन है? तो वह नवदा टोली है, जो मध्य प्रदेश में है। अब आइए तीसरा, जोरवे संस्कृति। तो ताम्रपाषाण काल में जो सबसे लंबे दूरी तक फैले हुए थे वो जोरवे संस्कृति थे और उसका विकास महाराष्ट्र में हुआ। तो महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जिले हैं उसमें दहमदाबाद जो है, दहमदाबाद प्रमुख जगह है। इसके बाद वहां पर जो सबसे ज्यादा विकास हुआ, भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया इसी अहमदनगर में दहमदाबाद से शुरू हुई और ये दहमदाबाद 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जहां 4000 लोग निवास करते थे। तो भारत में सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल कौन है? तो दहमदाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। वो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 4000 लोग वहां वास करते थे। और यहां भी चावल, गेहूं, जौ और बाजरा के प्रमाण दहमदाबाद से मिले हैं। अब आइए कि यह जो दहमदाबाद है, दहमदाबाद से जो तांबे का 4 चीज मिला है। रथ चलाता मनुष्य मिला है तांबे का, सार मिला है, गेड़ा मिला है और भैंसा मिला है दहमदाबाद से। क्या मिला है दहमदाबाद से? रथ चलाता मनुष्य, सार, गैडा और भैंसा। भारत में सबसे पहला ताम्रपाषाण का सबसे बड़ा स्थल कौन है? दहमदाबाद है। कहां है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। किस संस्कृति के अंतर्गत है? जोरवे संस्कृति है। कितना हेक्टेयर में फैला है? 20 हेक्टेयर में। कितने लोग वास कर रहे हैं? 4000। और भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया कहां से शुरू हो रही है? दहमदाबाद से। अब आइए कि दहमदाबाद के अलावा है इनाम गांव, और यह पड़ता है पूना में। यानी पूना शहर का प्राचीन नाम इनाम गांव है और भारत में सबसे पहला शहर दहमदाबाद के बाद इनाम गांव ही है। और इनाम गांव भारत का सबसे प्राचीन शहर भी है और उसका प्राचीन नाम इनाम गांव। और इनाम गांव से चावल के भी अवशेष मिले और मातृ देवी शक्ति की भी जो है प्रतिमा मिली है इनाम गांव से। तो मैं 3 संस्कृति को ताम्रपाषाण के अंतर्गत बताया, आहार संस्कृति, मलबा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। अब मैं इसकी विशेषता बताता हूं, ताम्रपाषाण काल की क्या क्या विशेषता भारत में हुई। भारत में पहली बार भारत के हर कोने में एक विकसित गांव का डेवलपमेंट ताम्रपाषाण काल में हुआ। और इतना डेवलपमेंट हुआ कि वो रबी और खरीफ कई फसल को उगाने लगे और उस रबी फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना, ज्वार और बाजरा की खेती ताम्रपाषाण काल में होने लगे। और उसका नकल फिर हड़प्पा काल के लोग नकल किए। 9 फसल उगाने के साथ है। तो हड़प्पा काल में मेहरगढ़ से भी गेहूं, जौ लिए गए। ताम्रपाषाण काल से ज्वार, बाजरा, मटर ये सभी सीखे वो लोग हड़प्पा काल में ताम्रपाषाण काल से। दैट्स ऑल। इसके बाद समूचा विकसित अर्थव्यवस्था, जो विकसित पूरा गांव बना, वो ताम्रपाषाण काल में बना। और ताम्रपाषाण काल में पहली बार वृषभ की पूजा होने लगी, अग्नि की पूजा होने लगी और मातृ देवी की पूजा होने लगी। और इस तीनों की पूजा जो है नकल जो है शुरुआत कहां से सीखे? हड़प्पा काल के लोग ताम्रपाषाण काल से। क्योंकि हड़प्पा काल के प्रिय पशु सार है, अग्नि की पूजा होती थी, मातृ देवी की होती थी। लेकिन इसके पहले ताम्रपाषाण काल में इस तीनों की पूजा होना शुरू हो गई थी, तब वो हड़प्पा काल में पूजा हुई। यह पूरा इसमें क्लियर आपको बता दी। तो ताम्रपाषाण काल को लेकर फ्रेंड्स मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आज अपने वीडियो में भारत के हर कोने में, चाहे वो दिल्ली हो, भारत के जयपुर हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, हर पीसीएस के लोग इस वीडियो को देखकर आप लाभ ले सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पीसीएस का मैं एकदम रख दिया, जो आपके लिए बहुत ही वरदान होने जा रहा है यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम, अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत डिटेल से मैं बताया हूं, इसका लाभ लीजिए, भरपूर इसका शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।